सोचिए, साल 2047, भारत की आज़ादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे और इस खास मौके के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत। मतलब एक ऐसा देश जो डेवलप्ड हो, जहां हर किसी की आय बहुत ज्यादा हो। सपना तो बहुत बड़ा है ना? पर सवाल ये है कि सपने तक पहुंचने का इकोनॉमिक रास्ता वो कैसा दिखता है? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हम एक हालिया इकोनॉमिक रिसर्च पेपर के विश्लेषण से ढूंढेंगे, जो हमें सीधे आंकड़ों और अनुमानों की दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लक्ष्य आखिर है क्या। देखिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से किसी भी देश को हाई इनकम या विकसित कहलाने के लिए वहां की पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत सालाना आय $14,005 से ज्यादा होनी चाहिए। ये है वो मंजिल, वो बेंचमार्क जिसे भारत हासिल करना चाहता है। लेकिन अब जरा इस रिसर्च पेपर की सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सुनिए। ये पेपर कहता है कि अगर हम आज की ही रफ्तार से चलते रहे तो 2047 में हमारी पर कैपिटा इनकम होगी करीब $5,500। जी हाँ, सिर्फ $5,500। जबकि लक्ष्य क्या था? $14,000 से भी ज्यादा। तो यहीं पर इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, एक बहुत बहुत बड़ा गैप। तो सवाल उठता है कि ये पूर्वानुमान आया कहाँ से और हजारों डॉलर के इस गैप को भरने का असल मतलब क्या है। चलिए इस बड़ी आर्थिक पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। रिसर्चर्स ने इकोनॉमिक मॉडलिंग का इस्तेमाल किया है। आप इसे कुछ मौसम के पूर्वानुमान जैसा समझ सकते हैं, जैसे पुराने डेटा के पैटर्न को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। बस यहाँ मौसम की जगह अर्थव्यवस्था है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सफर का एक नक्शा दिखाती है। रिसर्च पेपर के हिसाब से 2024 में जो आय करीब $2,600 है, वो 2035 तक $4,000 होगी और फिर 2047 तक पहुंच जाएगी $5,500 पर। मतलब ग्रोथ तो है और लगातार है, लेकिन ये उस स्पीड से नहीं है जो हमें $14,500 के लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस रफ्तार को तेज कैसे किया जाए, और यहीं पर ये रिसर्च पेपर एक बहुत मुश्किल चुनौती की तरफ इशारा करता है। तेज ग्रोथ और सरकारी खर्च के बीच एक बैलेंस बनाना, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाला काम है। रिसर्चर्स के मुताबिक कामयाबी के लिए 2 शर्तें हैं और दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ना होगा, और दूसरी, सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% से नीचे रखना होगा। इन दोनों को एक साथ साधना ही असली चुनौती है। अच्छा, तो ये फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, ये है क्या? इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है, अपने घर के बजट के बारे में सोचिए। जब सरकार की कमाई मतलब टैक्स वगैरह से आने वाला पैसा उसके खर्चों से कम रह जाता है, तो उस कमी को ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी बात बताती है, सारा सरकारी खर्चा एक जैसा नहीं होता। रिसर्च पेपर इस पे बहुत जोर देता है कि घाटे का पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा या टेक्नोलॉजी पर लग रहा है, तो वो भविष्य के विकास की नींव रख रहा है। लेकिन अगर वो पैसा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है, तो वो बस एक बोझ है। मतलब एक खर्चा भविष्य बनाता है और दूसरा सिर्फ अतीत का हिसाब चुकाता है। लेकिन इस पूरी पहेली में एक अच्छी खबर भी है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पेपर का अनुमान है कि भारत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के मामले में बिल्कुल सही रास्ते पर है। 2047 तक ये घाटा 2.32% तक आ सकता है, जो 3.5% के टारगेट से काफी बेहतर है। तो कह सकते हैं कि पहेली का एक हिस्सा तो सुलझता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर फिस्कल डेफिसिट वाला हिस्सा कंट्रोल में है, तो फिर ग्रोथ रेट का क्या? उसे 7-8% तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए ये रिसर्च पेपर एक बहुत दिलचस्प सुझाव देता है कि हमें बाहर से मदद की जरूरत पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, पेपर का तर्क ये है कि 7 से 8% की ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए जिस भारी भरकम निवेश की जरूरत है, उसे सिर्फ देश के अंदर के संसाधनों से पूरा करना शायद मुमकिन ना हो, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं कौन? पेपर 3 बड़े ग्लोबल संस्थानों का नाम लेता है: वर्ल्ड बैंक,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये वो संस्थाएं हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक अहम किरदार निभा सकती हैं। और ये मदद करेंगे कैसे? 3 तरीकों से। पहला, रियायती वित्त पोषण, मतलब बहुत कम ब्याज पर लंबे समय के लिए लोन। दूसरा, तकनीकी सहयोग, यानी दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपर्ट नॉलेज भारत लाना। और तीसरा है रिस्क शेयरिंग, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से ना हिचकिचाएं। और इस पार्टनरशिप से जो पैसा आएगा उसे लगाना कहाँ चाहिए? पेपर इन 4 खास सेक्टर्स पर फोकस करने को कहता है: इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सस्टेनेबल एनर्जी। क्योंकि इन सेक्टर्स में लगाया गया पैसा सिर्फ खर्चा नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले कई दशकों तक देश को फायदा देगा। तो इन सारे आंकड़ों, चुनौतियों और समाधानों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? 2047 का भारत आखिर कैसा दिखेगा? चलिए इस रिसर्च के अंतिम निष्कर्ष पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल 2047 की एक साफ तस्वीर पेश करती है, जैसा कि इस पेपर में अनुमान लगाया गया है। पर कैपिटा इनकम करीब $5,500, देश की कुल अर्थव्यवस्था लगभग $8.5 ट्रिलियन की और फिस्कल डेफिसिट 2.32% के एक बहुत ही हेल्दी लेवल पर। ये तस्वीर प्रभावशाली तो है, लेकिन विकसित भारत के सपने से अभी भी थोड़ी दूर है। इस पेपर के लेखक सुप्रिया निकम और सत्यनारायण कोठे अपने निष्कर्ष को इन शब्दों में बयां करते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है: विकास के लिए एक नपातुला नजरिया, समझदारी भरा वित्तीय मैनेजमेंट और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये तीनों मिलकर ही भारत की लंबी अवधि की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आखिर में ये रिसर्च पेपर हमें एक संभावित भविष्य का नक्शा दिखाता है। यह हमें बताता है कि अगर हम मौजूदा रास्ते पर चलते रहे तो कहाँ पहुँचेंगे और अपनी असली मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत ग्रोथ, अनुशासन और वैश्विक सहयोग के बीच वो एकदम सही बैलेंस बना पाएगा जो इस बड़े सपने को हकीकत में बदल सके? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।